Hello, my lovely students out there. This is ARK representing our 9th year CS Professional Student, chapter number 12 of DDG, Secretarial Audit, Compliance Management and Due Diligence. चैप्टर नंबर 12 ऑडिट एंगेजमेंट पार्ट सेकंड याद देखिएगा। इस सेशन के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा, सो पे अटेंशन। आई एम 100% श्योर कि यहां से 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। याद रखिएगा, चैप्टर सिंपल है यार, छोड़ना नहीं है, सीख लेना है और फटाफट सीख लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट साथ में कराए जा रहे हैं भाई, कोई टेस्ट मिस मत करो। चैप्टर नंबर 12 आज कंप्लीट होगा, 13 भी कंप्लीट होगा और साथ के साथ टेस्ट भी होंगे, तो कोई टेस्ट मिस मत कीजिएगा, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सीखो, याद करो, लिख के देखो, और जब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो क्लैरिटी ज्यादा आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। हम लोग बात कर रहे हैं ऑडिट एंगेजमेंट में। हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई मेरा होशियार बच्चा जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, ऊपर जाओ, आई बटन पे जाके क्लिक करो, वहां क्लास का लिंक मिल जाएगा। पहले क्लास फर्स्ट देख लो, ठीक है, फिर इस पार्ट को देखो। और अगर नहीं भी देखा है बाय चांस पहला, तो इसको भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में थोड़ा अलग अलग है काम। अब यहां बात करने वाले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अभी हम जानते हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बता रहा है? ICSI भाई, कंपनी सेक्रेटरी के PCS, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। बोलो ना मेरे साथ में, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। भाई कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट लेगा, मतलब ऑडिट करेगा, ऑडिट एंगेजमेंट में जाएगा, तो उसको सबसे पहले कहता है कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट, जो किसके बारे में बात करता है? ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट में पहले डिस्कस कर चुका हूं, मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूं, ठीक है, बताऊंगा थोड़ा थोड़ा रेफरेंस के लिए जरूर बताऊंगा, ऐसा भी नहीं छोड़ूंगा। ऑलराइट, सो अब क्या जरूरी है कि ICSI ने, किसने प्रिस्क्राइब किया भैया स्टैंडर्ड्स? ICSI ने, ये बात भी हम समझते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जी हाँ, इससे तो बहुत फैमिलियर होंगे बच्चे से। इसने भैया ये स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, और ये भी हम जानते हैं, इसका डेट भी मैंने बता रखा है, 1 अप्रैल 2021 से। जी हाँ, 1 अप्रैल 2021 से मैंडेटरी है भाई, PCS, इसे फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, देखो समझो। पहले तो ये सारी पहली वाली क्लास में एस्पेक्ट्स में डिस्कस कर चुका हूं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन, क्योंकि मुझे इस चैप्टर में इस समय आपके साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऑलराइट, सो देखो, अगर हम बात करें ICSI गाइडलाइंस या गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट किसमें बोल रहा है? ये CAS फर्स्ट, ठीक है। जिन्होंने पहला क्लास अटेंड किया है ना, पहला वाला, उसको तो एकदम स्मूथली समझ में आएगा। नहीं किया है तो अभी भी सुनोगे तभी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सुनो ध्यान से, ठीक है सर। किसके लिए है? अभी बताया PCS, किसके लिए है? PCS के लिए सर, PCS। ऑलराइट सर, याद रखेंगे। अच्छा, ये तो सबको याद होगा ना, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। ऑलराइट, नाउ हु अंडरटेक द ऑडिट असाइनमेंट एमिगेज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, सेबी या एनी अदर प्रिवेलिंग लॉज इन इंडिया। मतलब अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हैं और आप कंपनी जा रहे हैं, क्या ऑडिट एंगेजमेंट आपने एंटर हो रहे हैं विद द ऑडिटी, इन दैट केस आप कंपनीज एक्ट के अंदर कर रहे हो, सेबी में कर रहे हो, फेमा में कर रहे हो, आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 1 को जरूर फॉलो करेंगे। सर मैंडेटरी है क्या? हाँ जी, देखो, CS is not applicable for audits entrusted on voluntary basis। ये बात बहुत चीज सुन लीजिएगा। वॉलंटरी बेसिस पे कंपनी क्या होता है, देखो समझो, 2 तरह की ऑडिट है। एक है मैंडेटरी, मतलब स्टैट्यूटरी, करवाना ही पड़ेगा, कानून में लिखा हुआ है। स्टैट्यूटरी मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कानून में लिखा है, लॉ में लिखा है, रूल्स में लिखा है कि करना पड़ेगा। एक क्या है, कंपनी को लगता है कि भाई हम है ना, ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा सपोज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस तरीके का है, या कंपनी को अंदर से लग रहा है मैनेजमेंट को कि भैया हमको ना कंप्लायंस लेवल टेस्ट करवाना है अपना, तो वो वॉलंटरी बेसिस पे भी करवा सकती है। वॉलंटरी बेसिस पे करवा रही है, तब ये यहाँ पर कह रहा है कि मैंडेटरी नहीं है कि वो कंपनी सेक्रेटरीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। Quality to auditor, however, adherence to the audit standard is recommended in respect of audit entrusted on voluntary basis also. It is a kind of recommendation. छोटी सी बात है, याद रखनी है। वॉलंटरी बेसिस पे याद रखो, जिस क्वेश्चन अभी क्लास चल रहा है ना, जितना ध्यान से सुनोगे ना उतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में इस बात को स्ट्राइक करेगा, आपको याद रहेगा ये सब। सुनो, अगर ऑडिटी वॉलंटरी बेसिस पर अगर ऑडिट आपसे कंडक्ट करवा रहे हैं, तब PCS के लिए मैंडेटरी नहीं, रिकमेंडेशन है। लेकिन फिर आगे बोला एकदम से, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट by court, tribunal, regulatory authority, CSAS first shall apply to the extent possible since the manner of appointment and term of engagement। 2 बातों पे खास तौर से कहा इसने। अगर मान लीजिएगा कोर्ट ऑर्डर कर रहा है,
या ट्राइब्यूनल बोल रहा है या रेगुलेटर कह रहा है। तीन बातें याद रखना, कौन? कोर्ट, ट्राइब्यूनल या रेगुलेटर। बोलो वापस से एक बार, कोर्ट, ट्राइब्यूनल, रेगुलेटर। वो क्या कह रहा है भाई, चलो ऑडिट की भैया ऑडिट करो, पर्टिकुलर ऑडिट का कोई भी असाइनमेंट हो सकता है, ठीक है। इन दैट केस कहता है कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट आपको एक्सटेंड मतलब पॉसिबल क्या मतलब करना है। अगर स्पेसिफिकली कोर्ट का ऑर्डर है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे तो ऑफ कोर्स कोर्ट की गाइडेंस फॉलो करेंगे। अगर बाकी बातें साइलेंट है तो आपको साइलेंट का कोई बेनिफिट नहीं लेना है, आपको कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, आपका मतलब यहाँ पे पीसीएस को कह रहा हूं, ठीक है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। खास और से दो बातों पे, पहला मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसको हम ट्रीट करेंगे, इससे पहले वाले क्लास में समझाया है आपको अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है। दूसरा साथ साथ में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होंगी। टर्म्स का मतलब यहाँ पे स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होगा, रिमेनरेशन कितना डिसाइड किया जाएगा। अब हो सकता है कोर्ट ने स्पेसिफिकली रिमेनरेशन बता दिया हो, समझ ना मेरी बात को, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि रिमेनरेशन इतना रहेगा, तो फिर अपना रिमेनरेशन मत घुसेड़ना बीच में, ऑलराइट, फिर स्टैंडर्ड्स का नहीं लगेगा, फिर कोर्ट का ही लगेगा। लेकिन कोर्ट साइलेंट है तो फिर तो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। पद पकड़ में आ रहा है। लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, अब अगर लिमिटेशन ऑडिट के ऊपर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस या कोई डायरेक्शंस इशू नहीं किए कोर्ट ने, तब आप क्या करेंगे, ये साइलेंट हो गया, साइलेंट नहीं हुआ है, आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। बुद्धि में जा रहा है, क्लियर एकदम, चलिएगा। सो ये बात भी हमें समझा। अब ये लिस्ट दे रखा है ना मेरे बच्चा लोग, पहले मैंने डिटेल में बहुत डिस्कस किया, इवन चैप्टर नंबर 8, सुनो रेफरेंस दे रहा हूं यहाँ पे, चैप्टर नंबर 8, कहां पे, चैप्टर नंबर 8, ये भी क्लास हमने किया था, आप लोगों को याद होगा, और बहुत पुरानी क्लास नहीं है, अभी की बातें हैं सारी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 जिसने पढ़ लिया उसके लिए भला अच्छी बात, उसको समझ में आ जाएगा सारा। नहीं पढ़ा है तो चैप्टर नंबर 8 पढ़ते हुए अगर आओगे यहाँ पर तो और भी इजी हो जाएगा। ये सब डिस्कस किया हुआ है, मैंने बता रखा है किस किस रेगुलेशन के अंदर, एक्ट के अंदर कौन सा सेक्शन है, रेगुलेशन है स्पेसिफिकली, और उसमें ऑडिट कौन होगा। जैसे यहाँ पर सेक्रेटरियल ऑडिट की अगर बात करें, देखो पहले में टाइप ऑफ ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट सेक्शन 204, मेरे बच्चों लोगों को याद होगा, कौन होगा ऑडिटी, कंपनी होगी, ऐसे ही कह रहा है। सेक्रेटरियल ऑडिट अगर सेबी एलओडीआर देखिए रेगुलेशन 24A, जहां पर ऑडिटी कौन होगी, लिस्टेड एंटिटी। अब ये लिस्ट एक बार देखना है सर, देखना जरूरी है, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको चैप्टर के उस पार्ट पे लेके जा रहा हूं जो हमने कभी डिस्कस नहीं किया है, और वो इंपॉर्टेंट एरिया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। While auditing under any of statutes, auditors are required to examine the records, documents, and information from the auditee to express an independent opinion. Therefore, it becomes very important to understand the scope of audit. Scope of audit. Scope of audit का मतलब, अच्छा scope of audit का मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं कि देखो समझो कि एक्टिविटीज क्या क्या करनी है प्लस किस पीरियड की करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल समझा फटाफट से, जैसे मान लीजिएगा आपसे कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है, इस पीरियड का, ठीक है, और एक्टिविटी क्या है, अज्यूम करो एक बार के लिए, अज्यूम करो एक बार एक्टिविटी क्या है, अज्यूम करो कि मान लीजिएगा एक्टिविटी क्या है, यस, हाँ, फाइनेंशियल ईयर आपको बता दिया। अब क्या है साथ में साथ के स्कोप ऑफ एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटीज क्या करनी है, एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे क्या होगा ऑडिट के अंदर, हमको तो यहाँ पे क्या करना है, इंश्योर करना है क्या, कंप्लायंस लेवल, कंप्लायंस लेवल। सो हम क्या कर रहे हैं, अगर छोटी सी अगर एग्जांपल समझाऊं ना, अभी एग्जांपल ही बता रहा हूं छोटा सा। स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर क्या है कि आपको क्या करना है, आपको एग्जामिन कर रहा है कंपनी में कंप्लायंस लेवल, और पीरियड हमने रेफर कर दिया क्या, 22-23 फाइनेंशियल ईयर। सो एक एग्जांपल समझो, उसको कह रहा है अब इसके लिए क्या करना होगा भाई, उसको चाहिए रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशंस, याद रहेगा, बहुत सिंपल सी बात है एकदम। कहता है while auditing any statutes, under any statutes, the auditor are required to examine the records, documents, information from the auditee to express independent opinion, and it becomes very important to understand the scope of audit. बहुत लॉजिकल बात है। स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब क्या भाई, जो एक्टिविटी कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा मुझे तो सेक्रेटरियल ऑडिट करके कंप्लायंस लेवल एग्जामिन करना है कंपनी अंदर। ऑडिट क्यों कर रहे हैं, ऑडिट क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट, एक्टिविटी जो कंपनी कर रही है, मैंने को उसमें सेक्रेटरियल के अंदर कंप्लायंस लेवल टेस्ट करना है, और जिस पीरियड का मुझसे कहा गया उस पीरियड का, क्लियर एकदम। चलिए फिर कहता है ये जो कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट है, डील्स विद ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटीज व्हाइल एग्रीइंग टू टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट। सर मतलब
देखो समझो, जब हम बोलते हैं ना, हमने पहले वाला सेशन में सीखा था ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट में क्या, टर्म्स एंड कंडीशन, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, रिम्यूनरेशन कितना होगा, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होगा, ये सारी की सारी आज बातें किसमें आने वाली हैं। ये मैनेजमेंट बैठकर डिस्कस करेगा किसके साथ में, ऑडिटर साहब। इसे हम बोलते हैं ना प्री एंगेजमेंट मीटिंग। प्री एंगेजमेंट मीटिंग, प्री एंगेज मीटिंग के अंदर ऑडिटर भी समझ लेगा सारी बातों को कि कंपनी क्या है, कंपनी का ऑपरेशन, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का नेचर, कंपनी का साइज, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये देखो स्पीड से इसलिए बोल रहा हूं ये वाला सेशन, क्योंकि इस वाली बातों को मैंने पहले वाले सेशन में कर लिया है ना। सो मैं उन बच्चों के साथ जाती नहीं करने वाला हूं जो बेचारे पहले से ही उस क्लास को देखे फिर वापस सुने यहाँ पर। सो कोई नया देख रहा है तो भाई ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए, सो ये बात समझ में आया हमको। अब देखो, तो हमने ये कहा कि भैया ये हमको अप्लाई करना है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमें अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए सर, एंड दो चार्ज विद द गवर्नेंस नाउ इंक्लूड्स द प्रिंसिपल कंटेंट्स ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एंड ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑडिटर एंड ऑडिटी, ठीक है। सो अब यहां पर तीन इंपॉर्टेंट चीजें बोलता है, कहता है जी ये जो है आपका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट, याद देखिएगा मैं बार बार अब इसको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोलूंगा, कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ कीनोट शॉर्ट में यहां पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा हूं। सो याद रखिएगा एग्जाम में मत लिखिएगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, पूरा लिखिएगा CSAS फर्स्ट। ये तीनों पर अप्लाई होता है। सर तीनों क्या है, न्यू ऑडिट एंगेजमेंट मतलब फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम का मतलब यहाँ पे मिस्टर ए सुना, मिस्टर ए PCS है, मिस्टर ए जो एक PCS हैं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, वो ए लिमिटेड का फर्स्ट टाइम मान लीजिएगा सेक्रेटरियल ऑडिट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम सेक्रेटरियल ऑडिट करने वाले हैं। बात पकड़ में आया, बहुत सिंपल सी बात है। उसे हम क्या करेंगे, न्यू ऑडिट एंगेजमेंट। आओ याद करेंगे पहले, तो कह रहे तीन पर अप्लाई होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। आओ समझते हैं, याद करते हैं। देखो जी सेशन का एक ही पर्पस है, याद करना है, देख करना है, समझना है और याद करना है। आइए, न्यू ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट इट कवर्स, देखो कवर्स एन ऑडिट बीइंग कंडक्टेड फर्स्ट टाइम, देयरफॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज एन इनिशियल अपॉइंटमेंट। सबसे पहला बात पकड़ में आ रहा है। इट विल ऑल्सो कवर द सिचुएशन वेयर द ऑडिट फॉर द प्रीवियस पीरियड वॉज कंडक्टेड बाय द अनदर ऑडिटर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझना, ध्यान सुनना। जैसे अब दो बातें हैं, जैसे मैंने कहा मिस्टर ए लिमिटेड का फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जा रहे हैं। ए लिमिटेड की तो पहले भी हो सकता है, पहले हो चुकी हो, तो पार्टी इंपॉर्टेंट बातें हैं। हो सकता है ए लिमिटेड की पहले से भी ऑडिट जो है पहले जिसने की थी वो थे मिस्टर बी। तो हो सकता है कि मिस्टर बी ने, ध्यान सुनना, मिस्टर बी ने या तो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था बट सबमिट नहीं हुआ, या फिर मिस्टर ए ने ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड रिजाइन कर दिया, या कोई और मिस हैपनिंग हो गया, उनका डेथ हो गया मान लीजिएगा। ऐसे केस में मिस्टर ए को आपने अपॉइंट किया, तो मिस्टर ए का क्या हो गया, इनिशियल अपॉइंटमेंट, फर्स्ट टाइम जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे, याद रहेगा। तो न्यू ऑडिट एंगेजमेंट में दो बातें याद रखनी है। क्या कह रहे हैं, पहला यहाँ पे जो बोल रहा है वर्ड, एन ऑडिट बीइंग कंडक्टेड फर्स्ट टाइम एंड देयरफॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज एन इनिशियल अपॉइंटमेंट। फिर आगे एकदम से बोला, इट विल ऑल्सो कवर अ सिचुएशन वेयर ऑडिट फॉर द प्रीवियस पीरियड वॉज कंडक्टेड बाय अनदर ऑडिटर। याद रहेगा, इसे बोल रहे हैं क्या, न्यू ऑडिट एंगेजमेंट। अब अपने आप में दूसरा वाला अपने आप ही देखो, समझो, कहता है रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट, सिंपल सी लैंग्वेज में इस बात को याद रखना बस। रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट में, रिकरिंग से अपने आप समझ में आ रहा होगा, एग्जिस्टिंग क्लाइंट को ना तुम वापस ऑडिट दे रहे हो। क्या, एन ऑडिट एंगेजमेंट फॉर एग्जिस्टिंग ऑडिट क्लाइंट for whom the auditor performed the preceding audit। मिस्टर ए ने ए लिमिटेड का, मेरे साथ बोलो, मिस्टर ए ने ए लिमिटेड को मान लीजिएगा 2021 फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट किए थे। अब 21-22 का भी जो ऑडिट है वो मिस्टर ए ही कर रहे हैं। इसे क्या बोलेंगे, रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है सर। एंड देन उसके बाद हमारे सामने आता है क्या, चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब ये भी अपने आप में छोटा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, इतना कुछ तो लिखा हुआ है, सिर्फ समझना है इसको, सिर्फ समझना है, ध्यान सुनना। चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, चेंज इन टर्म्स ऑफ, याद करो
हम लोग जब बात करते हैं टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट का, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस क्या होगा ऑडिट का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे ऑडिटर ऑडिटी के, ऑडिट रिस्क क्या, ऑडिट में रिस्क, ऑडिट लिमिटेशंस क्या है, बात पकड़ में आ रहा है। तो अगर इसके टर्म्स में चेंज कर रहे हैं, और टर्म्स में चेंज कब कर रहे हैं कि भाई ये दोनों ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इन्होंने एग्जीक्यूट किया और ये एंटर हो गए, और लेटर ऑन ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो रहे हैं जिसकी वजह से मान लीजिएगा इन सब बातों में चेंज करना पड़ रहा है, तब क्या किया जाएगा, तो उसको समझते हैं। आइएगा, whenever there is a change in the terms of audit engagement, the middle of the ongoing audit, the auditor shall adhere to the standards and initiate a revised audit engagement letter in the terms of this standard. The auditee under this statute could be a company or any other form of entity. Appointing authority will depend upon the auditee. Of course, अगर कंपनी होगा तो probably सेक्रेटरी ऑडिट की अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेक्रेटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहां करेंगे, एट ड्यूली कन्वेंट मीटिंग, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन मत चला देना, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन मत चला देना, कहां होगा, एट ड्यूली कन्वेंट बोर्ड मीटिंग। ठीक है सर, ठीक है सर, हम जानते हैं केस ऑफ कंपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। ठीक है, अदर केसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको अगर कोई और, जैसे मान लीजिएगा कोई और एंटिटी नेचर है, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लीजिएगा एलएलपी है, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है, या पार्टनर उसका स्पेशली जिसको ऑथराइज किया गया हो, या और कोई बॉडी कॉर्पोरेट है उसके अंदर वो पर्सन जिसको गवर्नेंस एंड कंप्लायंसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो अपॉइंट करेगा। So auditee further appointment may be also be includes a courts, tribunal, registrar for regulator or any other officer। ये भी हमने समझ लिया है कि अगर देखा जाए कोर्ट कर सकता है, यस सर कोर्ट भी कर सकता है, या अगर हम बोलेंगे ट्रिब्यूनल कर सकता है, ट्रिब्यूनल भी कर सकता है, रेगुलेटर कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। ऑलराइट, यहां बात पकड़ में आ रहा है, आप समझो। अब ये वापस वही सेम रिपीट हो रहा है कि ऑफ कोर्स सेक्शन 204 के अंदर बताया हुआ, रेगुलेशन 24 के बताया अकॉर्डिंग लिस्टेड एंटिटी के अंदर कौन करेगा, सब वही सेम रिपीट हो रहा है। सो आई जस्ट वांट टू से ये हमने पहले अभी पढ़ा है, इससे पहले पहली क्लास में। ठीक है, अब देखो जो हाईलाइट किया हुआ है ना वो तो तुम्हारे लिए मैंने क्वेश्चंस के लिए हाईलाइट किया हुआ है, इस पर ध्यान रखना पूरा। ऑडिटर मींस हम लोग जानते हैं ना ऑडिटर कौन होगा, मेंबर ऑफ आईसीएसआई, बोलो ना यार, ये तो पता होगा सबको ना, मेंबर ऑफ आईसीएसआई हु होल्ड्स अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 कहता है क्या, अ फर्म और एलएलपी रजिस्टर्ड विद आईसीएसआई हुज पार्टनर्स आर अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई। ऑफ कोर्स the management includes board of director या person who was entrusted with the responsibility of governance and compliance of the auditee, and person who has been entrusted with the responsibility of governance compliance of the auditee includes KMP। definition में क्या बोल सकते में KMP and section 2 clause 51 of companies act and the senior management as defined section SEBI LODR regulation। ठीक है सर, और सेक्शन 178। ऑलराइट, क्या कहता है, देखो ये लिस्ट तो सबको अच्छे से याद है। केएमपी का डेफिनेशन में कौन कौन है, सीईओ, एमडी मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, होल्डर डायरेक्टर, सीएफओ, एनी अदर ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर्स who's on whole time employment designated KMPs person by the board। ऑलराइट सर, अब ये ना ये डेफिनेशन मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको बताऊं या याद करवाऊं, ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है केएमपीस की है ना, ये उम्मीद कर रहा हूँ पता अच्छे से। जो मेन बात है वो सुनो, इस पे ध्यान से सुनो, वो जरूरी से बताना चाहता हूँ। कहता है देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, कहता है क्या, पर्सन हु हैव बीन इंटरेस्टेड with the responsibility of governance and compliance of auditing includes KMP। अब यहां पर क्या कह रहा है, जब लैंग्वेज में बार बार यूज हो रहा है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के बारे में, तो यहां पर हमने बोला इससे क्या, सेक्शन 2 क्लॉज 51 को भी रीड कीजिएगा। कहता है जो पर्सन है गवर्नेंस और कंप्लायंसेस करने की जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम जानते हैं ना जनरली कि केएमपीस पे होती है, पर केएमपी होगा कौन, उसके लिए सेक्शन 2 क्लॉज 51 की तरफ जाके देखेंगे। बात पकड़ में आया, वो जो कि हमने आपको यहां बताया है। बाकी ये सेम बातें वही रिपीट हो रहा है जो हमने अभी पहले वाला क्लास में इसी चैप्टर में पहले वाला क्लास में पढ़ा है। अब देखो एक और फिर और बता देते हैं, इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप मैनेजमेंट मींस द प्रोप्राइटर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम। ये छोटा बात अलग से बता रहा हूं ताकि याद रह जाए आपको ना, पता है मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को। प्रीडेसेसर्स और प्रीवियस ऑडिटर कौन होगा, मींस ऑडिटर हु कंडक्टेड द मोस्ट रिसेंट ऑडिट असाइनमेंट ऑफ द ऑडिटी एंड सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑन। अब ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं
ध्यान सुनना, सिर्फ इसलिए हो कि प्रेडिसर का मतलब कौन होगा, ऑफ कोर्स जिसने यार पहले कंडक्ट किया था ऑडिट। इसमें सिचुएशन भी है, देखो प्रायर टू इनकम्बेंट ऑफ न्यू ऑडिट, ऑफ कोर्स नेम का मतलब नया ऑडिटर जो आया है उससे पहले, और was engaged but did not complete the audit assignment due to his resignation, termination or otherwise। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। पहला यहाँ पर क्या याद रखेंगे, who conducted the most recent audit assignment of the auditee and submitted report। एक सिचुएशन कहाँ है, जब मान लीजिएगा इस केस में, अरे कहाँ गया मेरा केस, ये रहा, देखो समझो यहां पर, देखो ध्यान से इस केस में देखो, अटेंशन प्लीज। मिस्टर ए को हमने अपॉइंट किया था, ठीक है, अज्यूम करने एक बार के लिए मिस्टर ए को हमने अपॉइंट किया था ए लिमिटेड के लिए, मान लीजिएगा फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए हमने अपॉइंट किया था कि भैया हमारा कंप्लायंस लेवल चेक करो। उन्होंने किया, ऑडिट कर दिया, कंडक्ट किया और रिपोर्ट सबमिट भी कर दिया, ठीक है, 2021 के हिसाब से। अब मिस्टर बी को आपने अपॉइंट किया है 21 और 22, ठीक है, आपने अपॉइंट किया है, ठीक है, मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी क्या हो गए, ये तो इनकम्बेंट हो गए, भैया ये तो इस साल आ गए ना। अब प्रीवियस ऑडिटर यहाँ पे एक सिचुएशन है जिसने पहले वाले ने किया हो, बहुत सिंपल सी बात है सर, आप बार बार क्यों बता रहे हैं। अरे एक दूसरी बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हो सकता है कि 2021 की फाइनेंस जो ऑडिट थी, सेक्रेटरी ऑडिट थी, वो मिस्टर ए ने तो करी बट सबमिट नहीं करी रिपोर्ट ड्यू टू, हो सकता है डेथ हो गया हो जी, है ना, डेथ हो गया हो, क्या डेथ हो गया हो, रिजाइन कर गए हो, ठीक है, तो किसी रीजन से उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करा। अब देखो ध्यान से यहाँ क्या हो रहा है, देखो 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 भाई देखो, did not complete the audit assignment due to his resignation, termination or otherwise। तो क्या मिस्टर बी को प्रेडिसर नहीं कहेंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि सर उन्होंने यहां पर अगर एग्जांपल हम देखें जिन्होंने पहले की थी मिस्टर ए ने 2021 की, तो दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो उन्होंने ऑडिट कंडक्ट किया और रिपोर्ट सबमिट किया, दूसरा सिचुएशन हो सकता है ऑडिट कंडक्ट जो किया, मतलब जो असाइनमेंट था वो कंप्लीट नहीं हुआ मतलब रिपोर्ट भी सबमिट नहीं हुआ, लेकिन वो प्रेडिसर कहलाएंगे। क्यों कह रहे हैं सर बार बार, आप क्यों बता रहे हैं भाई, इसको इंटीमेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है इसको इंटीमेट करना। चलो इसका प्रोसीजर भी समझाऊंगा अभी क्यों जरूरी है, थोड़ा थोड़ा हमने पहले भी डिस्कस किया। आइए, ऑडिट एंगेजमेंट प्रोसेस, भाई ये पहले वाला क्लास में डिटेल में हो चुकी है बात, नहीं रिपीट करेंगे। प्री एंगेजमेंट मीटिंग बताई थी आपको, और दोनों केसेस में होती है प्री एंगेजमेंट मीटिंग, अगर फेस टू फेस यू नो व्हाट 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा है या टेंडर के थ्रू हो रही है अपॉइंटमेंट, दोनों केसेस में होती है। अपॉइंटमेंट के बारे में पहले इससे पहले वाली क्लास में बात कर लिया है हमने। आइए कुछ और टर्म्स के बारे में बात कर लें, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं फटाफट से। ऑडिटर, अगर तुम्हारी भाई अपॉइंटमेंट हो गई है, तुमने एक्सेप्ट कर लिया है क्या, ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया ना, तो कहता है जी ये बातें ध्यान रखें क्या, कि भैया आपकी ऑडिट जो होगी विद इन सीलिंग होनी चाहिए, मतलब पीसीएस तुम इंश्योर करो कि जो आप ऑडिट कर रहे हो वो विद इन लिमिट होना चाहिए। दूसरा, कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सबके सब चारों है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आगे समझना इनको। तो सीलिंग होना चाहिए, अभी समझाऊंगा सब सीलिंग कितनी हो सकती है, ठीक है। फिर कहता है कितना सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना चैप्टर से। एंड नो रिस्ट्रिक्शन टू रेंडर, ऑफ कोर्स आईसीएसआई ने कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगा रखा हो, कब नहीं लगाएगा आईसीएसआई, जब आपने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ना किया हो। कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा तो आईसीएसआई क्या बोलेगा, जाओ और कर लो, नहीं, ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, यूजुअली 6 महीने के लिए आपको कह देगा बेटा कोई ऑडिट नहीं करना है तुमको। या आईसीएसआई ने क्या कहा, he is not debarred to undertake such audit under any law or under the disciplinary mechanism of ICSI। हो सकता है ऐसी ऑडिट के लिए कोर्ट ने, ट्राइब्यूनल ने कोई स्पेसिफिक ऑर्डर किया हो कि भाई तुम अभी नहीं करोगे, ठीक है, या आईसीसी ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है। ये बात सिंपल से याद रखेंगे। इलस्ट्रेशन में याद रखिए, छोटी सी बात कह रहे थे, इंटरनल ऑडिटर हो या सेक्रेटरी ऑडिटर हो, इनकी अपॉइंटमेंट क्या होगी, ड्यूली कन्वेंट बोर्ड मीटिंग में, रेजोल्यूशन बाद सर्कुलेशन नहीं चलेगा। इतनी सी बात भी एग्जाम में आ जाती है, इसलिए बता रहे हैं बार बार। And said appointment cannot be made by the KMP or senior management even if authorized by the board। ये याद रखना, सुनना मेरी बात, एग्जाम में तुम्हें घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। सुनो 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 सुनो, वैसे तो मुझे पता है, तुम्हें पता है ये बात, ठीक है। हमने अभी पढ़ा ना अपॉइंटिंग अथॉरिटी, पढ़ा था, अपॉइंटिंग अथॉरिटी पढ़ा हमने। अपॉइंटिंग अथॉरिटी में हमने कहा कि जिस पर्सन को गवर्नेंस एंड कंप्लायंसेस का आपने अथॉरिटी दिया हुआ हो,
जो पर्सन जिस एंटिटी के अंदर गवर्नेंस कंप्लायंस का काम कर रहा हो उसको हम क्या मानेंगे यहाँ पे, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। बोलो ठीक है सर। अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी में ध्यान सुनना है, इंपॉर्टेंट बात। अपॉइंटिंग अथॉरिटी मैंने कहा इट इंक्लूड्स KMP। फिर हमने अभी क्या ध्यान दिया, सेक्शन 2 क्लॉज 51 पढ़ा, KMP का डेफिनेशन पढ़ा। अब एग्जामिनर आपको हो सकता है घुमा फिराकर लेके जाए कहां पर, कि बोले जी मिस्टर ए का अपॉइंटमेंट करना है, और जो कि कंपनी के अंदर कंपनी के जो MD हैं, कौन, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनको ना अपॉइंटिंग अथॉरिटी यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। बोला हाँ सर बात तो है, सेक्शन 2 क्लॉज 51 के अंदर तो आते हैं ये। बोले वो मिस्टर ए की अपॉइंटमेंट जो कि PCS हैं, सेक्रेटरी ऑडिट कंडक्ट करवाने के लिए MD ने अपॉइंटमेंट कर दिया। अब मैं तो ये कहूंगा नहीं, ये प्रोविजन में लिखा हुआ है, शक्ल बड़ी बड़ी चेक कर लो क्या लिखा हुआ है, देखो रीड करो भाई, रीड करना है, छोड़ना नहीं है। सेड अपॉइंटमेंट, किसका अपॉइंटमेंट ना, किसका अपॉइंटमेंट, आप देखो दो इंपॉर्टेंट की बात की है मैंने, इंटरनल ऑडिटर हो या सेक्रेटरियल ऑडिटर हो, इनकी अपॉइंटमेंट कौन नहीं करेगा, KMP सीनियर मैनेजमेंट, चाहे ये लोग ऑथराइज ही क्यों ना हो, इवन इफ ऑथराइज बाय द बोर्ड इन दिस रिगार्ड। बोला बोर्ड यहाँ क्या लिखा है प्रोविजन में, क्या लिखा है यहाँ पे, सेक्शन 179 सेक्शन 3 क्लॉज के, सेक्शन 179 सेक्शन 3 क्लॉज के में क्या लिखा है, कौन करेगा अपॉइंटमेंट, सर हम लोग करेंगे। कौन हो, बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। KMP से करवा दें, ऑफ कोर्स नॉट सर, बार पकड़ में आ रहा है। चलिए तो ये 4 डॉक्यूमेंट देना भूलना मत, मतलब 4 बातें ध्यान रखना जब आप ऑडिट एंगेजमेंट कर रहे हैं। PCS ये 4 बातें याद रखो भाई, सीलिंग में होना चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए ऑडिट, ठीक है। और अभी तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वो भी समझाएंगे भी। दूसरा सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सब सब्सटेंशियल तो नहीं है, इंटरेस्ट तो है पर सब्सटेंशियल नहीं है, चलो ठीक है, डिस्क्लोजर दे दो, सब्सटेंशियल है तो दूर हट जाओ, ठीक है सर। रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रखा है इससे, नहीं सर, नहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑलराइट, चेक कर लीजिएगा कि लॉ ने आपको डिबार्ड क्या हो उस पर्टिकुलर ऑडिट कंडक्ट करने से। ऑलराइट सर, चलिए ना, ऑडिटर शैल ऑब्टेन an audit engagement letter along with the copy of the resolution if any and pass the appointing authority and shall provide the acceptance of audit appointment authority, ठीक है। अब देखो यहां से ना ये एक छोटी सी बात, इतनी सी बात, और यहां से एग्जामिनर ढूंढ के बारीकी से क्वेश्चन निकालते हैं आपके लिए, ध्यान रखना। कहता है ऑडिटर मे गिव हिज एक्सेप्टेंस टू अंडरटेक द ऑडिट ईदर ऑन द कॉपी ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और थ्रू अ सेपरेट लेटर, ठीक है। एक्सेप्टेंस में ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल। अब एग्जामिनर अगर आपको घुमा फिरा कर देते हैं तो याद रखना ईमेल के थ्रू भी बता सकते हैं, अलाउड है, याद रखना इस बात को। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन छोटा छोटा था, बीच में पता लगता है ना कहीं 2+1+1 मार्क्स के लिए, तो पता लगा 1 मार्क्स के लिए बीच में डाल रखा है, क्यों छोड़ू मैं अपना 1 मार्क्स भी, याद देखेगा 59 अगर मार्क्स आ रहा है +1 हो जाएगा तो क्या होता है, एग्जामिशन हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना छोटी छोटी बातों का भी। कम्युनिकेट कर सकता है, ऑफ कोर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल से, ऑफ कोर्स एक्सेप्टेंस तो बतानी पड़ेगी भाई कि तुम तैयार हो। अब आता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। सर मेरे को, सर इतना बड़ा टॉपिक सर मेरे को याद नहीं होगा, अभी 2 मिनट में याद करवाऊंगा, तुम 2 मिनट दो मेरे को, 2 मिनट दो बस, आओ याद करते हैं। देखो इसके लिए अलग से रेडी कर दिया था ताकि इसका पोस्टमार्टम पहले कर दिए। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में जैसे मैंने कहा 4 बातें हमें ध्यान रखनी, और भी आती हैं पर 4 खास बातें ध्यान रखनी है। लेटर में क्या क्या खास बातें रखी जाएंगी, स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब जैसे मैंने भी जनरली एक व्यू दिया और होता भी बेसिक इस पे ही है क्या, कि ऑडिट एक्टिविटीज प्लस पीरियड ऑफ, जिस पीरियड के लिए आप कर रहे हैं, बात समझो। स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर क्या देखना है, क्या एक्टिविटीज है, जैसे आपको एनुअल है ना कंप्लायंस सर्टिफिकेट इशू करने का काम दिया गया है, आपका जो एक्टिविटी क्या है, एनुअल कंप्लायंस सर्टिफिकेट, ठीक है सर। तो अब इसके लिए क्या करें, किस ड्यूरेशन का होगा, पीरियड बताना होगा, तो स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर हम इस बात को कवर करेंगे। बहुत सारी एस्पेक्ट्स आती हैं पर 2 मैंने कहा मेन कंटेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अब स्कोप ऑफ ऑडिट डिसाइड होगा, ठीक है। फिर कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटी, याद रखना पॉइंट नंबर 2 में इस बात को कि ऑडिटर और ऑडिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी कहां लिखा होगा, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में। एंगेजमेंट लेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात रिमेनरेशन, रिमेनरेशन प्लस जो भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होंगे ऑडिटर के, वो भाई कंपनी रिइंबर्स करेगा, ये बारे में भी लिखा जाएगा। और लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, लिमिटेशन ऑफ ऑडिट जनरली क्या देखने को मिलती है, सपोज कीजिएगा जब आप अपनी कोई ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए, एविडेंसेस, एविडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स। अब कोई पर्टिकुलरली कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो मैं कैसे मानूं कि भाई ये बात सही है गलत है,
तो लिमिटेशंस का मतलब क्या तो ये इंफॉर्मेशन मुझे अवेलेबल है या मैनेजमेंट मुझे अवेलेबल करा रहा है, जिसमें हमने डिस्कस भी किया था कि थर्ड पार्टी के पास अगर वो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिन उस डॉक्यूमेंट का क्या है, थर्ड पार्टी से। जैसे सपोज करो एक बार के लिए फटाफट समझो कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, ओरिजिन इसका कहां से आया होगा, ओरिजिन आरओसी ने दिया होगा, इसको आरओसी के डॉक्यूमेंट है ना पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो ये एश्योरेंस ज्यादा है इसकी। लेकिन कोई पर्टिकुलर रजिस्टर जो कंपनी मेंटेन कर रही है, मान लीजिए फैक्ट्री पे अपने मेंटेन को कर रही है, लेबर्स के लिए मेंटेन कर रही है, और वो पर्टिकुलर रजिस्टर मुझे चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंसेस, बट वो अवेलेबल ही नहीं है, ये उसमें क्लैरिटी नहीं है, ये मैनेजमेंट उसके लिए कोई इन राइटिंग रिप्रेजेंटेशन दे नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा लिमिटेशंस। तो इस बारे में ना पहले से ही लिमिटेशंस ऑडिट में क्या क्या होंगी ये भी ऑडिट एंगेजमेंट में लिखा जाएगा, लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो अच्छा अभी समझना, और बहुत कुछ है पढ़ने के लिए लिमिटेशंस में, मैंने सिर्फ एग्जांपल देके क्लियर करने की कोशिश करी है। क्लियर हो रहा है? तो 4 बातें ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में भैया, स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटी, फोर्थ थर्ड रिम्यूनरेशन एंड फोर्थ लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। याद करो भाई, याद करो, बात के लिए कोई कुछ नहीं बचना है, ये क्लास देखनी, यही याद करना है, यही टेस्ट देना है। बोलो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में 4 बातें, स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटी, प्लस रिम्यूनरेशन एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। अब एक बात साथ रखना बस इसके साथ में, क्या क्या वो कहता है भाई, ऑडिट एंगेजमेंट जो आप कर रहे हैं ना, एंगेजमेंट जब एग्जीक्यूट करेंगे लेटर, तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि पर्टिकुलर एप्लीकेबल कोई लॉ में बताया गया है तो उसका भूल ना जाए आप, उस लॉ के अकॉर्डिंग रूल्स बताए गए, रेगुलेशन है या एक्ट में लिखा है, उसे फॉलो करना है, एंड प्रिस्क्राइब उसका फॉर्मेट जो होगा ऑफ रिपोर्टिंग, बात पकड़ना है, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होगा उसके अकॉर्डिंग। 2 बातें इंपॉर्टेंट होंगी, क्या जो भी आप ऑडिट एंगेजमेंट है, अब जैसे मान लीजिएगा, सपोज कीजिएगा, जैसे रिम्यूनरेशन में एक एग्जांपल देके समझाते हैं, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सुनो। जैसे हमने कहा हम ऑडिट करेंगे आपकी, बोले हाँ, बोले हमारी जो फीस है ना वो परसेंटेज बेस होगी, और आईसी से खड़ा हो गया गुस्से में, अच्छा परसेंटेज पे लेगा, बोले सर क्या दिक्कत है, बोला हम मना कर रहे हैं ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, ऑडिट एंगेजमेंट विद रेफरेंस टू एप्लीकेबल एक्ट्स, रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस। अब आईसीएसआई ने अपने स्टैंडर्ड्स क्रिएट करके बोल रखा है कि ओए परसेंटेज बेसिस पे ऑडिट नहीं चलेगी तुम्हारी, बात पकड़ में आ रहा है, तो तुम अपना ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में रिम्यूनरेशन या ऑडिट फीस परसेंटेज बेसिस पे नहीं लोगे, बात पकड़ में आ गया, क्लियर हो रहा है ये बात। तो इन रेफरेंसेस का ध्यान रखना होगा। प्लस ऑडिट जो भी आप कर लेंगे उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में जाएगा, अगर कोई स्पेसिफिकली, ध्यान सुनना, या तो स्पेसिफिकली किसी कानून में लिखा हुआ हो, किस में लिखा हो, कानून में, स्टैट्यूट में लिखा हुआ है, या अगर स्टैट्यूट में नहीं लिखा है तो क्या आईसीएस ने बताया हुआ है उस फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा। अगर वो भी नहीं है तब क्या करूं, तब जब जिस तरह से मैनेजमेंट ने, जी हाँ मैनेजमेंट, ऑडिट के मैनेजमेंट ने आपको कहा होगा कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमको दीजिएगा, तो आप उसी फॉर्मेट में हम उनको सबमिट करेंगे। जैसे यूजुअली ना देखा जाता है, जो ड्यू डिलिजेंस कंप्लायंस रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है फॉर बैंक्स, यूजुअली देखा जाता है कि बैंक्स में आपको रिकमेंड करता है कि इस फॉर्मेट के अंदर हमको पर्टिकुलरली आप रिपोर्ट बना के दें। सेम यहाँ पे याद रखेंगे, पहले स्टैट्यूट देखेंगे, अगर स्टैट्यूट में नहीं है तो स्पेसिफिकली हो सकता है आईसीए ने कुछ स्टैंडर्ड्स रेफर किया हुआ रिपोर्टिंग का, अगर वो भी रिपोर्टिंग का फॉर्मेट नहीं बता रहा है तो फिर मैनेजमेंट आपको बताएगा। क्लियर हो गया? नो डाउट, सिंपल बात है ना एकदम। चलिए अब बात कर लेते हैं, अब चाहो तो स्क्रीनशॉट लो उसका, याद करने के लिए काम आएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। आगे चलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। बहुत सिंपल सा है, ध्यान से, और एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर कहता ऑडिट करनी है भाई एज पर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अपनी बुद्धि एक्स्ट्रा मत लगाना, बोला बुद्धि कब लगानी जरूरत पड़ेगी, जब लिमिटेशन ऑफ ऑडिट अराइज होंगी तब देखेंगे। अदरवाइज ऑडिट कैसे होना चाहिए, एज पर द ऑडिट एंगेजमेंट, जो यहाँ पर आपने टर्म डिसाइड की उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ऑडिट एज पर द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। डिप्यूट पर्सनल्स हु हैव नॉलेज ऑफ लॉ, ये ध्यान रखा जाए कि देखो समझो, ऑडिट टीम जो प्रिपेयर की गई है, अब ऑडिट टीम जो है इस बात का ध्यान रखेगी कि वो क्या करे कि भाई जो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हीं पर्सनल्स को डिप्यूट करे उन वर्क के लिए, उन्हीं को नियुक्त करे जो लोगों के पास में लॉ ऑफ नॉलेज है उस पर्टिकुलर असाइनमेंट को करने के लिए। ऑब्जर्व द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म याद रखिएगा, आप इस बात का ध्यान रखें कि बातें कॉन्फिडेंशियल होंगी, उस चीज का ध्यान रखें, ठीक है।
प्लस यहाँ जो कह रहा है ना कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म, प्लस कहता है इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉट ट्रेड इन सिक्योरिटीज रिलेटिंग टू यूपीएसआई। अब ऐसा यूजुअली देखा जाता है ना कि जब आप ऑडिट कंडक्ट कर रहे होते हैं तो आपको अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आई होप याद होगा यूपीएसआई, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके कहीं ना कहीं आपके एक थे ना, बट नॉलेज में आ जाती है, बट उसका इस्तेमाल करके बेटा बड़ा नहीं बनना है। और मैं तुम्हें बता दूं, गलती कर भी मत देना कभी, ठीक है। यूजुअली मैं देखता हूं जो नए नए ट्रेनीज होते हैं, यू नो वो गड़बड़ करते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन मिला, ऑडिट पे गए, असाइनमेंट पे गए। अब अगर देखो वैसे यूजुअली जो नैना होता है ना, जब तक उसको कोई डायरेक्शन या जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं दियाते हैं तो वो क्या करता है, एक्साइटमेंट में व्हाट्सएप पर अपना कुछ डिटेल किसी और फ्रेंड को भेज रहा है, रिलेटिव्स को भेज रहा है। ये गलती नहीं करनी चाहिए, आफत पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, आपका करियर खराब हो सकता है। सो 4-5 बातें हैं जी ध्यान रखनी है। क्या क्या? ऑडिट एज पर द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, याद रखो बहुत सिंपल सा है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, डिप्यूट पर्सनल्स हु हैव नॉलेज ऑफ लॉ, डिप्यूट द पर्सनल्स हु हैव नॉलेज ऑफ लॉ, प्लस ऑब्जर्व द हाई स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म, एंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी, एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी। इसके लिए याद रखिएगा, हम समझेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी एंश्योर करने का क्या तरीका है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ऑडिटर कहेगा भैया यहाँ साइन कर, ऑडिटर अपनी टीम से भी करवाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज नॉट ट्रेड इन सिक्योरिटीज रिलेटेड टू यूपीएसआई, ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ। फिर वहीं पर अगर ध्यान से देखें, ऑडिटी को बोला, ऑडिटी भाई तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी बनती है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिखेंगे क्या क्या, प्रोवाइड एसेस टू प्रीमाइसेस, देखो प्रोवाइड एसेस टू प्रीमाइसेस एंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स, लीगल ओपिनियंस एंड शोकॉज नोटिसेस एक्सेट्रा। कहता है जी आपको ऑडिटर को तुम एसेस दो हमारे प्रीमाइसेस पे, ताकि वो क्या कर सके, रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल ओपिनियंस हैं, कोई शोकॉज नोटिसेस हैं, वो देख सके। किस लिए? टू आइडेंटिफाई एंड डिप्यूट द पॉसिबल रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स। अब जो रिकॉर्ड चाहिए ना, डॉक्यूमेंट चाहिए, लीगल ओपिनियन चाहिए, जानना है आपको शोकॉज नोटिसेस कंपनी के खिलाफ को इशू किए हुए हैं, उन सब के लिए क्या करेगी ऑडिटी अपने कंपनी, जी हाँ कंपनी है या जो भी एंटिटी है, वो रिस्पॉन्सिबल पर्संस को डिप्यूट करेगी कि भाई ऑडिटर को ना तुम उसको रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, लीगल ओपिनियन, शोकॉज नोटिसेस या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है या इंफॉर्मेशंस है वो तुम प्रोवाइड करोगी। तो कहेगी कंपनी का क्या करना है, ऑडिटी को क्या करना है, कंपनी नहीं बोलूंगा ऑडिटी बोलूंगा, क्योंकि यू नो व्हाट, ऑडिट इज अ ब्रॉड टर्म, कंपनी तो फिर स्पेसिफिक हो गया। तो ऑडिटी क्या करना है, तुमको आइडेंटिफाई करो, डिप्यूट करो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, प्रोवाइड रिटर्न मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, अगर रिक्वायर्ड होगा तो करना पड़ेगा, प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। कब होगा यूजुअली ऐसा, कोई पर्टिकुलर एविडेंस अवेलेबल नहीं है किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का, तो ऐसे केसेस में मैनेजमेंट को इस बात की रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस ऑडिटर, चार बातें याद रखनी है। पहला क्या कह रहा है, प्रोवाइड एक्सेस टू द premises, records, documents, legal opinion and SCN. Identify and depute the responsible officers. Provide written management representation and provide details of previous auditor. अब ध्यान से सुनो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इंपॉर्टेंट है, छोड़ मत देना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा भाई, छोड़ मत देना। चलो तो ये हमने यहां से यहां तक का आपका टॉपिक ये भी कवर कर लिया। अब नेक्स्ट जाते हैं, बड़ा सिंपल टॉपिक है ये भी। कहता है ऑडिट रिम्यूनरेशन एक्सपेंसेस में डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। सर ये भी आ सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, देखो तुम सीख लो भाई, पैसे की बात करने वाला हूं, समझो। चलो कहता है पहले, अब देखो यहां पर हमने 13 पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप इन्हें ऐसा कर सकते हैं, आपस में लिंक कर दो, बोले 4 फिर 4 क्या, फिर 5 ही ले लो ना पूरा, ठीक है। कहता है रिम्यूनरेशन किस किन फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड करता है, बहुत सिंपल सा, देखो इसके कीवर्ड्स देखो, रिम्यूनरेशन के कीवर्ड्स देखो, व्हाट नॉनसेंस दिस, देखो ध्यान से। कहता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। छोटा मोटा कंपनी है तो बड़ा अलग है, डिपेंड है, जैसे कंपनी का केसेस में है, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, नेटवर्क है, एसेट्स है, ठीक है, यू नो अकॉर्डिंग टू दैट कोलैबोरेशंस किए हुए हैं, तो जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो इस पर डिपेंड करेगा। लोकेशन ऑफ बिजनेसेस एंड इट्स ब्रांचेस, भैया ये बड़ा खतरनाक चीज है, जितनी ज्यादा ब्रांचेस उतना बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। टाइप्स ऑफ कंपनी, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, लिस्टेड है तो मोर कॉम्प्लिकेटेड कंप्लायंसेस हैं, नंबर ऑफ कंप्लायंसेस है, अनलिस्टेड है तो लेस कंप्लायंसेस कंपैरेटिवली लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। अब है ना ये चैप्टर सेगमेंट वाइज हमने सीखा था ना, सेगमेंट वाइज हम उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाया है ना, अगर वो चैप्टर पढ़ा तो ये और इजी हो जाता है यहाँ पे। सेक्टर 2 विच द कंपनीज बिलोंग्स, किससे है,
सर्विस में है, इंडस्ट्री कौन सी पर्टिकुलर सर्विस में है, या फिर प्रोडक्ट बेस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, किस सेक्टर से बिलोंग कर रही है। नेचर ऑफ द बिजनेस, ऑलराइट, पहले 4 याद रखते हैं। पहले 4 में भी याद क्या करना है हमको, सुनो ध्यान से बस। साइज, लोकेशन, टाइप एंड सेक्टर, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वैसे उसको देखो। लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंड ब्रांचेस, साइज, लोकेशन, बोलो ना, साइज, लोकेशन, टाइप ऑफ, लिस्टेड है अनलिस्टेड है, प्लस सेक्टर। फिर कहते हैं आगे नेचर, इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, नेचर ऑफ द बिजनेस, इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म। इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म होगी ना, उतना स्मूथली आप फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। प्लस स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट, मतलब मंथली है, क्वार्टरली, एनुअली, जो भी आप कंप्लायंस करवा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। सो 4 बातें और हमने की, नेचर, इंटरनल कंट्रोल, स्कोप ऑफ ऑडिट एंड टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट। Alright sir. Then type of audit, sole, joint and concurrent है। Experience of the auditor, experience अगर ज़्यादा होता है तो ये भी बढ़ेगा। Estimated man hours required, of course जिस assignment पे आप काम करवाने वाले हैं उसके लिए कितने लोगों को जरूरत पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग भी तो फीस होगा, ऐसा थोड़ी ना कि अपनी पॉकेट से देगा वो। Guide advisory issued by the ICSI and any other terms and combination of these. Alright sir. So generally एक बार रिव्यू जरूर कर लेना, फैक्टर्स हो सकता है एग्जाम में पूछ लें आपसे, ठीक है ना। अब देखो audit fees shall not be contingent upon finding a result of the audit. However, fees shall not be regarded as being contingent if fixed by the court or a public authority. This is very very important. सपोज कीजिएगा, पहली बात जैसे मैंने कहा कंटिजेंट नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट अगर ये पर्टिकुलरली रिजल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिएगा फाइंडिंग्स में आपने अगर पता लगाया कि there is some non-compliances in the organization, only on that cases अगर पता लगा कि अगर ऐसा हुआ है तभी आपको क्या मिलेगा, फी मिलेगा। बात पकड़ में आ रहा है। या ऐसा शर्त लगा दिया गया कि अगर हमारी कंप्लाइंस रिपोर्ट अच्छी रही और हमें बैंक ने मान लीजिएगा लोन सैंक्शन ग्रांट कर दिया तो ऑफकोर्स हम आपको दे देंगे सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये कंटीजेंट कब हो सकती है, जब कोर्ट ने या पर्टिकुलरली पब्लिक अथॉरिटी ने, यहाँ पे देखो वर्ड यूज किया है कि किसी फाइंडिंग के अकॉर्डिंग बेस कर दी है, तब हो सकता है उसे कंटीजेंट ट्रीट नहीं करेंगे। मतलब समझना, यहाँ पे कह रहा है a fee shall not be regarded as being contingent if fixed by the court or other public authority. अगर ये फिक्स कौन कर रही है, पब्लिक अथॉरिटी या कोर्ट कर रहा है, तो उसे कंटीजेंट नहीं माना जाएगा। नाउ ऑडिटर इज नॉट परमिटेड टू पे कमीशन, इंपॉर्टेंट है। सॉरी अब जो आ रही है इसको तो खा जाना अच्छे से बुद्धि में। देखो ग्रीन वाले पे ध्यान दो इधर। ऑडिटर इज नॉट परमिटेड टू पे कमीशन टू ऑब्टेन एन ऑडिट, नॉट शैल बी एक्सेप्ट, nor shall he accept a commission for referral of an auditee to a third party. He shall not accept commission for a referral to the referral of the products or services of the other. मैं आपको क्लियर कर दूं एक बार, बहुत ध्यान सुनना। ये सब के सब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आते हैं और इस बात का बहुत अच्छे से याद रखना एग्जाम के अलावा बाहर बात में भी, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है, क्या नहीं करेगा। ऑडिटर इज नॉट परमिटेड टू पे कमीशन टू ऑब्टेन एन ऑडिट। मान लीजिएगा मिस्टर ABC हैं, फॉर्म कंपनी सेक्रेटरी फॉर्म है, उस फर्म ने क्या करा, मिस्टर एक्स को कमीशन पे कर रहा है, किस बात के लिए, ताकि उसको किसी पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिट असाइनमेंट मिल जाए। अब ये कमीशन किस तरह से पे कर रहा है, ये कमीशन अलाउड है, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। या कह रहा है नॉर शेल ही एक्सेप्ट अ कमीशन फॉर, ना तो ये पे करेगा ना ही ये कमीशन लेगा। क्लियर है कि भैया आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपने कहा अच्छा, बोला अब ये ना समझना, इसकी क्लैरिटी दे दूं, लेकिन अगर यहां पर ये रेफर करता है किसको, किसी पार्टनर के लिए, या जो इसी प्रोफेशन से हैं, कंपनी सेक्रेटरी की प्रोफेशन में, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट में, कॉस्ट अकाउंटेंट में है, तो इसी प्रोफेशन के लोगों को रेफर कर सकता है, लेकिन ना तो उन पे कमीशन पे करेगा ना उनसे कमीशन लेगा। ऐसा नहीं कह रहा कि वर्क एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, वर्क शेयरिंग अलाउड है, बट कमीशन नहीं चार्ज करेंगे। हाँ, अब ध्यान सुनना आगे इसमें इंपॉर्टेंट चीज के पहले। As per clause 2 of schedule 1 of Company Secretaries Act 1980, कहता है CS in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he pays, allows, or agree to pay or allow directly or indirectly any share, commission, brokerage in a fees or profits in his professional work to any person. लेकिन एकदम से ध्यान की देखो, other than a member of the institute, partner, retired partner, legal representative of deceased partner. Important है, मार्क कर लेना, क्वेश्चंस के लिए आते हैं ऐसी चीजें। क्या कह रहे हैं कि भैया तुम ना तो कमीशन ना ब्रोकरेज, ठीक है, ना ही किसी तरीके से शेयरिंग करोगे। बोला अच्छा कि तो क्या करें फिर, बोला सुनो सुनो सुनो,
तुम्हारे जो मेंबर ऑफ आईसीएसआई है ना, उनके साथ तुम शेयर कर सकते हो, वर्क शेयर कर सकते हो, ऑफ कोर्स उसके चार्ज भी ले सकते हो, या पार्टनर्स है उनके साथ कर सकते हो, या ऑफ कोर्स रिटायर्ड पार्टनर है और हमारी पार्टनरशिप में लिखा हुआ था डीड के अंदर कि भैया हम उसके आफ्टर रिटायरमेंट में उसको पेमेंट करेंगे, तो रिटायर पार्टनर हो सकते हो, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर, एक पार्टनर था काम करता था उसका डेथ हो गया, अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फॉर्म दे रहा है, जो काम आ रहा है उसमें से उसको पैसा दे रहा है, वो अलाउड सिचुएशन दे सकता है एग्जामिनर में, रिटायर पार्टनर को पैसा दे रहा था, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, ऑफ कोर्स नॉट यार, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर वही, कोई दिक्कत नहीं, दे दो। आईसीएसआई का एक दूसरा मेंबर है, वो अपनी फर्म चला रहा है, उसके साथ वर्क शेयर कर रहा है, कर सकता है, वर्क शेयर कर सकता है, और होता है भाई, होता है, ठीक है। चलिए आइएगा, एज पर क्लॉज 9 ऑफ शेड्यूल फर्स्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट if he charges or offers to charge accept or offer to accept in respect of any professional employment fee which are based on the percentage of profit or which are contingent upon the findings or results of such employment except as permitted under the regulations under this act। अगर ऐसा है तो अलग है, पर जैसे मैंने पहले बता दिया, अगर कोर्ट ने फिक्स की हुई फीस तो अलग एक बात है, अदरवाइज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्लियर एकदम, देखो आगे आओ, रुक जा भाई, चलो एक ये भी बात आओ, देखो, if appointing authority has imposed a limitation on the scope of audit work in terms of engagement and the auditor believes that such limitation will result in lower level of assurance then what is required under the law, auditor shall not accept the such engagement unless required by the law or regulation to do so। जैसे सब डिसाइड हो गया जी, अब जैसे मान लीजिएगा, जूम करते हैं एक बार के लिए, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिएगा प्रमोटर ने ना, हमने एक ट्रांजेक्शन यहां पर देखा, क्या प्रमोटर ने अपने शेयर्स थे वो कुछ मान लीजिएगा प्लेज किए हुए हैं, ठीक है। अब प्रमोटर ने शेयर प्लेज किए हुए हैं प्लेज किए हुए हैं विद बैंक, ऑडिटर ने कहा भाई मेरे को ना इसका डिटेल चाहिए। अब कंपनी जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है ना वो एक्यूरेट नहीं है, मतलब ऑन द रिकॉर्ड वो बात जो की गई है बैंक में हमने जो ऑब्जर्व किए डॉक्यूमेंट्स और जो कंपनी के पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है, वो क्लैरिटी नहीं दे रही, एक्यूरेसी नहीं दे रही है। अब इससे क्या हो रहा है कि अगर वो कंप्लायंस लेवल के लिए यहाँ पर सपोज अगर पीसीएस जो है वो कहता है कि जी नहीं बेस्ट कंप्लायंस है, वो टिक लगाता है यहाँ पर, या एक्यूरेसी कंप्लायंस में, वो उसको एश्योरेंस दे नहीं रही क्योंकि कंपनी उस पर सफिशिएंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो अवेलेबल नहीं करा रहा है। बैंक से जो हमने डिटेल्स निकाली है यहाँ पर उनमें थोड़ा थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, हमको मैच नहीं कर रहा है, और हम प्रमोटर का डिटेल्स मांग रहे हैं, वो प्रमोटर डिटेल्स नहीं दे रहा है। प्लेस के बारे में बता दिया बट प्रमोटर का डिटेल्स के बारे में डिटेल हमको प्रॉपर नहीं पता नहीं लग रहा है, ठीक है। अभी बोले क्या कर रहे हैं यार, ऐसा केसेस में अगर वो कोई लिमिटेशंस जो भी मैनेजमेंट लगा रहा है आपके स्कोप ऑफ ऑडिट के ऊपर, ऐसे केसेस के अंदर अगर लॉ पर्टिकुलरली आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिएगा कोई पर्टिकुलर प्रोविजन जिसके अंदर लॉ ने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है और उससे उसके ओपिनियन पर जी हाँ वो भी जो भी अपना एश्योरेंस देगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये बात याद रखिएगा। अब है ना ये जो प्रैक्टिकली है, ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने इजीली आपको बोल दिया, प्रैक्टिकली इसके लिए आपको देखना पड़ता है कि पहली बात कि सिचुएशन क्या है ट्रांजैक्शन के, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया यहाँ पे प्रमोटर केसेस में। अब आप समझिएगा ये इंपॉर्टेंट है ना, प्रमोटर ने अगर प्लेज किया हुआ है या प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत सारे ट्रांजेक्शन है। मान लीजिएगा डायरेक्टर्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे इंटरेस्टेड है और उनकी डिस्क्लोजर्स आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, या और समझो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ है, हाँ, या यहाँ पर कुछ सब्सटेंशियल एक्विजिशन हुई थी कंपनी से रिलेटेड, उसके डिस्क्लोजर्स आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप कैसे इंश्योरेंस दे दोगे कि नहीं जी आपने तो यहाँ पर कंपनी ने नई टेक ओवर लोकेशंस को बहुत अच्छे से कंपाइल किया, यार कहाँ किया है, बात पकड़ में आ रहा है। चलिए कम्युनिकेशन टू प्रीवियस ऑडिटर, ये हमने भी डिस्कस किया है, इसमें खास खास बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना। इन केस व्हेनेवर पीसीएस is appointed as a secretarial auditor in place of the existing secretarial auditor, he should communicate। अब देखो ये वाली सिचुएशन होगी तो उसमें क्या होगा, न्यू एंगेजमेंट, हाँ, क्योंकि ये क्या हो रहा है किसी प्रीवियस ऑडिटर की जगह किसी और को अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। He should communicate the appointment to the earlier incumbent in writing
इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द क्लॉज 8 फर्स्ट पार्ट फर्स्ट ऑफ शेड्यूल फर्स्ट। ठीक है, देखो देयर शुड बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट है भाई, मैं कैसे छोड़ दूं उसको, केस लॉ के लिए कैसा सिचुएशन क्वेश्चन आ सकता है। देयर शुड बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद प्रीडेसेसर और प्रीवियस ऑडिटर इफ एनी। ऑडिटर शुड कम्युनिकेट with predecessor or previous auditor in such manner as to retain the positive evidence of the delivery of the communication by letter sent by the registrar, acknowledgement due। याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि मान लीजिएगा जो इनकम्बेंट है उसने प्रीडेसेसर या प्रीवियस ऑडिटर जिसे हम कह रहे हैं उसको कम्युनिकेट कर दिया, क्योंकि अगर आपने कम्युनिकेट नहीं किया ये भी वायलेंस है, मतलब आपने फिर गड़बड़ कर दी, मिसकंडक्ट कर दिया है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या अब जो यहाँ पे एग्जामिनर जो है ना क्वेश्चन में वो आपको बताएगा मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और आपको एग्जैक्टली एग्जामिन कर रहा हो क्या वो वैलिड मोड ऑफ कम्युनिकेशन था। तो जैसे कहता है पहला क्या तरीका है, लेटर आप सेंड कर सकते हैं, कैसे, बाय रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू। एक्नॉलेजमेंट ड्यू का मतलब सामने वाली पार्टी ने रिसीव किया और साइन हुआ हो। ठीक है, बाय कुरियर से भी कर सकते हैं, बाय हैंड डिलीवरी अगेंस्ट द रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, हैंड डिलीवरी अगेंस्ट द रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, और थ्रू एन ईमेल वुड बी एन नॉर्मल कोर्स प्रोवाइड सच एविडेंस। 3 तरीके, 4 तरीके जो हमने सीखे, याद रखेंगे। अगर ये हैं तो चिंता का बात नहीं है। क्या क्या ध्यान सुन जाएगा। पहला का रजिस्टर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, आप लेटर सेंड कर सकते हैं, बाय हैंड डिलीवरी कर सकते हैं बट विद एक्नॉलेजमेंट, प्लस आप कुरियर के थ्रू भी कर सकते हैं और आप ईमेल से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑडिटर शैल वेट फॉर पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जब उसे कम्युनिकेट कर दिया, now he has to wait at least 7 days। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 days रिस्पॉन्स पहले मिल जाता, बहुत बढ़िया है, नहीं मिलता है आपको कोई रिस्पॉन्स, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप 7 days के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं ऑडिट। नाउ in any information provided by the predecessor auditor, successor auditor shall take cognizance of the same, and information obtained from the predecessor may be useful in undertaking the audit. Such information shall remain confidential. Now, आओ important बातें कुछ डिस्कस करें। Just a minute. देखो, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो हमें ध्यान रखने। क्या, the council of ICSI resolved that it shall be mandatory for every company secretary in practice before accepting any following assignments। जी हाँ, जो पार्ट फर्स्ट क्लॉज 8 में मेंशन जो किया, नीचे अभी याद करवाता हूँ। आप इनमें से कोई सा भी असाइनमेंट ले रहे हैं और एग्जाम में आपको हो सकता है इनमें से कोई ट्रांजैक्शन ऐसी एक्टिविटी आपके सामने रखी जाए, पर आपको ये बात इंश्योर करनी हो कि भाई अगर मैं सपोज अगर मान लीजिए कंपनी के हो, मान लीजिए जो कंपनी है उसको मैं MGT 7 इशू करूंगा, मतलब आप PCS हैं और MGT 7 इशू करेंगे। MGT 7 का मतलब सुना रहा है ना, एनुअल रिपोर्ट साइन करने की बात कर रहे हैं। ऐसे केसेस में याद रखेगा आपको ये असाइनमेंट लेने से पहले प्रीवियस ऑडिटर को इंटीमेट करना, ये ट्रांजैक्शंस याद रखने हैं। देखो, साइनिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न या सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न MGT 8, इशू सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, अगर आप ऑडिट कर रहे हैं, सेक्रेटरी ऑडिट कर रहे हैं सेक्शन 204 के अंदर, आपको इन सब में ट्रांजैक्शन करने पहले आपको इंटीमेट करना होगा प्रोड्यूसर को। इशू ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट टू मटेरियल अनलिस्टेड कंपनी सब्सिडरीज, या इशू ऑफ एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस टू लिस्टेड एंटिटीज, सर्टिफिकेशन अंडर सेबी LODR फॉर नन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कोर्स DBARD। ये आप जानते होंगे, ये रेगुलेशन मैंने पहले पढ़ा रखे हैं ना, इसलिए स्पीड से पढ़ा रहा हूँ कि भैया डायरेक्टर जो है कौन है, कोई भी डायरेक्टर हमारा DBARD नहीं है अंदर की एनी लॉ। फिर certification under section regulation 40 subregulation 9 LODR that all certificates have been issued within 30 days of the date of the lodgement of transfer, subdivision, consolidation, renewal, exchange of endorsement। आपने मान सका ये, अच्छा ये सब का सब क्या है तुम्हारे लिए, जो एक्टिविटीज हैं, जो स्कोप ऑफ ऑडिट बार-बार कहता हूं मैं, उससे पहली एक्टिविटीज हैं। ठीक है, नाउ कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिपॉजिटरी, या आप कर रहे वाले हैं क्या, रिकंसिलिएशन, सर्टिफिकेट रिकंसिलिएशन, शेयर कैपिटल ऑडिट, acting as a compliance auditor under third party certification, या audit scheme plus issuance of audit report under regulation 76 by listed public companies, and diligence reporting for banks, conduct of internal audit for deposit participants, conduct internal audit for stockbrokers, SCR under CRA। ठीक है, ये
स्पीड से नहीं करवाया है, सबका सब क्लासेस मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखे लोकेशंस के ऊपर। मैं यहाँ पर मेरा मेन अटेंशन है कि आपका ध्यान जाना चाहिए, ठीक है भाई। अगर कल को ना तुम लोग यही काम करोगे यार, तो ये बातें तो तुम्हें सीखनी अच्छे से हैं सारी, ठीक है। ये सब मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, सब अलग अलग, ठीक है। तो आपको एक बार है ना ध्यान से एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि भैया अगर मैं मान लीजिएगा सपोज अगर मैं कंपनी के लिए एमजेटी मैंने कहा 7 कर रहा हूँ, साइन करूंगा, है ना, एनुअल रिटर्न साइन करूंगा, तो मुझे पीडीएसएल को बताना होगा, बात पकड़ है। या किसी मटेरियल सब्सिडरी के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, कंप्लायंस सर्टिफिकेट दूंगा, तो ऑफ कोर्स मैं शेयर कैपिटल ऑडिट करने वाला हूँ, तो ऑफ कोर्स उससे पहले मुझे इंटीमेट करना पड़ेगा। ये ट्रांजेक्शन याद रखने हैं हमको एक बार। चलिए ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट आई सजेस्ट रीड करना है भाई, मैंडेटरी सर, हाँ बिल्कुल मैंडेटरी है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। चलिए लिमिट्स की बातें करेंगे। लिमिट्स ऑडिट इंपॉर्टेंट है सर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, नहीं छोड़ सकते, ठीक है। लिमिट्स इंपॉर्टेंट है। अब ये इसमें ना लिमिट्स और ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर कुछ बातें इन्होंने यहां एक एडअप करी हैं, जो बेसिकली डायरेक्टली लिमिट्स एसोसिएट नहीं करती बातें, सिर्फ फिर छोड़ दें, अरे भाई पढ़ना है यार, समझो ध्यान से सुनो, ध्यान सुनेगा फटाफट से, बस रीड करना, फिर मेन तो मैं तुमको यहाँ लेके आने वाला हूँ इस पे, सर सीधा इजी बता दो ना, नहीं ध्यान सुनते जाओ फटाफट से, इंपॉर्टेंट है कुछ, यहाँ पर भी क्वेश्चन छुपा हुआ है। देखो कहता है ना, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट ऑडिट एंगेजमेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नंबर ऑफ ऑडिट्स इफ एनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर एप्लीकेबल लॉज और अंडर गवर्निंग बॉडी ऑफ सच प्रोफेशन। Violation of such limits by the auditor may attract the disciplinary action against the auditor. The fact that because of the inherent limitation of audit together with the inherent limitation of internal control, there is an unavoidable risk that some material misstatements or material non-compliance may not be deducted, even though the audit is properly planned, performed in accordance with the applicable auditing standards. ये सच है भैया। क्यों दिक्कत आता है ऐसा? कई बार देखो, कई चीजें ऐसी हैं जो आप एग्जैक्टली डिडक्ट नहीं कर पाते इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। अच्छा अब क्या कह सकता है, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस जैसे दो बोली यहाँ पे, कहता है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और एक इंटरनल कंट्रोल कैसे इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल हो सकता है, जैसे internal control no matter how effective can provide an entity with only reasonable assurance about achieving entity reporting objectives or compliance objective due to inherent limitations of the internal control। अब अगर मैं कहूं एक इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल के अंदर क्या क्या बातें आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे कुछ लिखी है आपके लिए, फिजिकल सिक्योरिटी के लिए कंपनी ने क्या कॉन्सेप्ट किया हुआ है, फिजिकल सिक्योरिटीज के लिए, ठीक है, या पॉलिसी एंड प्रोसेस कंपनी ने क्या बनाई हुई है, एसेस कंट्रोल किस तरह का, हर कोई हर कंपनी का हर एक एम्प्लॉय हर एक इंफॉर्मेशन को एसेस कर सकता है, ऑफ कोर्स नॉट, उसके लिए क्या सिस्टम है, ऑथराइजेशन किस तरह से रहेगा, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज है, रिकंसिलिएशन है, ट्रेनिंग है, मॉनिटरिंग है, दिस आर एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। बट ये इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल होने के बावजूद भी आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाती है, सपोज की कंपनी कंप्लायंट कर रही है, कंप्लायंस कर रही है विद द एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट अब यहां पर जब हम बात करते हैं, जब हम लोग ऑडिट कंडक्ट करते हैं, देखो, and independent audits conducted in accordance with the applicable auditing standards does not and acts substitute for maintenance of internal control mechanism of the organization। कमेंट एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना इस बात का। अब ये नहीं है कि अच्छा बोला ऑडिट करवा लो ना, ये सारा काम जो है नॉन कंप्लायंसेस का पकड़ में आ जाएगा 2 मिनट में, अरे भला ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके लिए क्या कहता है, अकॉर्डिंगली द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट इट्स एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटरनल कंट्रोल। और इसके लिए याद रखिएगा एक एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग जो बेसिकली मैनेजमेंट से ऑडिटर लेता है कि कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हो, कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हो कि कंपनी में क्या होना चाहिए, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं आपको, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, वैसे तो पूरा चैप्टर ही डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर हम लोग, चिंता मत करो, सभी क्लास आएगा अभी। However, the agreement required does not imply that auditor will find that internal control maintained by the management has achieved its purpose or will free from deficiencies। अब ये नहीं है कि भैया ऑडिटर क्या फाइंडिंग कर रहा है कि हम ये फाइंड करके बताएंगे, फाइंड आउट करके बताएंगे कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर डेफिशिएंसीज नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। ऑलराइट, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड, फटाफट से समझते हैं। लिमिट आ गया भाई, क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। देखो, लिमिट फॉर द इश्यू ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, पहला कहता है 10 सेक्रेटरियल ऑडिट एज पर पार्टनर और पीसीएस, बोला ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एडिशनल आपको कितना मिल जाएगा, 5 सेक्रेटरियल ऑडिट पर पार्टनर पीसीएस इन द
पीर रिव्यूड का मतलब यहाँ पे क्या है समझो फटाफट से। आईसीएसआई की कमेटी जो होती है वो इसी पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। जो फर्म्स होती है ना उन जो पीसीएस फर्म्स हैं, इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एग्जामिन करती है कि वो कितने एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर इन सिंपल वर्ड में कहूं तो पीर रिव्यू का मतलब यहाँ पर यह है कि जब कोई पर्टिकुलरली आईसीसीआई की जो रिकॉग्नाइज्ड कमेटी है वो एग्जामिन करती है परफॉर्मेंसेस, है ना, कि किसकी प्रैक्टिसिंग फर्म्स की या हम बोलेंगे इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स की। तो अगर कोई पीर रिव्यूड है तो भैया इसका मतलब अच्छी फर्म है भैया, धोखाधड़ी नहीं करती है, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करती है, लॉज रेगुलेशंस को फॉलो करती है। तो कह रहा है वैसे तो 10 पार्टनर मतलब 10 आपको सेक्रेटरी ऑडिट दी जा रही है पर पार्टनर, ठीक है, लेकिन अगर आप पीर रिव्यूड भी हो गया आपकी फर्म का या इंडिविजुअल ऑडिटर का तो उसको 5 एडिशनल्स और मिल जाएंगी सेक्रेटरी ऑडिट। फिर कहता है लिमिट विल बी एप्लीकेबल फॉर सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट इश्यूड फॉर फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद से सेक्शन 17 के बाद से। फिर कहता है नंबर ऑफ एनुअल सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट, एनुअल कंप्लायंस सर्टिफिकेट रिपोर्ट, वापस सुन लो, एनुअल सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट टू बी इश्यूड बाय द पीसीएस, मतलब कितना होगा 5 तक है इंडिविजुअली, और पर पार्टनर अगर फर्म है तो एडिशनल 5 और मिल जाएगा अगर आप पीर रिव्यूड आपकी फर्म। याद रखिएगा ये मैं स्पेसिफिकली फिर से बोल दूं, ये सेक्रेटरी ऑडिट के लिए लिमिट्स है, सेक्रेटरी ऑडिट के लिए लिमिट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अगर एनुअल सर्टिफिकेशन आप दे रहे हैं, ठीक है, एनुअल सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट, अगेन हम उसमें कितना बता रहे हैं 5, ठीक है। अब देखो यहां पर आओ और यहां पर अब उसका डेट में जो मैंडेटरी हो चुका है मतलब इस साल से तो मैंडेटरी हो गया है कि जिस फर्म का या इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स का पीर रिव्यू नहीं हुआ है भाई घर बैठ जाओ का मतलब सेक्रेटरी ऑडिट नहीं कर सकते तुम। इन केस ऑफ फॉलोइंग सेक्रेटरी ऑडिट और सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट टू बी डन बाय पीर रिव्यू यूनिट्स ओनली, टॉप 100 लिस्ट से जिनका पीर रिव्यू हो चुका है 500। अभी सब हट गया, आज का डेट में सीधा इस पे बात रखो। ऑल कंपनीज अप्रैल 1 2023 जिन कंपनीज का पीर रिव्यू हो चुका है, सॉरी जिन फर्म्स का इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस का पीर रिव्यू हो चुका है वो ही सेक्रेटरी ऑडिट या फिर सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट इशू करेंगे, सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट इशू करेंगे। याद रखिएगा बात, ये यहां साफ साफ लिखा हुआ है इस साल से, याद रहेगा, उम्मीद कर रहा हूं याद रहेगा भाई। चलिए अब देखो ध्यान सुनते जाना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, मैंने ऑलरेडी चैप्टर 8 में डिस्कस किया हुआ है। 2 बातें मैं फिर बता दूं, चैप्टर 8 के अंदर मैंने अभी डिटेल में डिस्कस किया हुआ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भूल कर भी मत छोड़ देना, कोई भी बच्चा भूल के मत छोड़ देना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में कैटेगरी में आता है ये सब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलग अलग क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने देखा हुआ है उसका कोई पेक्यूनियरी इंटरेस्ट है या एम्प्लॉयमेंट में इंटरेस्ट है, ठीक है, ये इसके अलग से क्वेश्चंस दिए हैं। तो चैप्टर 8 वाला क्लास अगर देख लिया अच्छी बात है, नहीं देखा उसको एक बार देख लेना, वहां से देखिए इनके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें एक बार रीड करना। जैसे मैं आपको बता दूं, एक ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या है ध्यान सुनो, उस क्वेश्चन में भी ये बताया गया है कि भैया एक मान लीजिए एक पर्सन है ए बी, मतलब मिस्टर ए है जो एक ए लिमिटेड में एम्प्लॉयमेंट में थे, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट वो सीएस भी कर रहे थे और भगवान ने कृपा करी, उनकी मेहनत सफल हो गई, वो सीएस बन गए। सीएस बनने के बाद में उन्होंने क्या करा, जो कंपनी से जॉब छोड़ा और कंपनी में एज अ पीसी अपनी फर्म स्टार्ट कर ली, अपनी फर्म स्टार्ट कर लिया। अब वो कंपनी को जाके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, पीसीएस दे सकते हैं नहीं, यू हैव टू वेट एटलीस्ट 2 years। तो ये पढ़ना है भाई, मैंने करा रखा है, कोई मत बोला सर ये तो करा देते, क्लास ले लो अभी भेजो एना के रन के व्हाट्सएप पे तुम रिक्वेस्ट भेजो। इसके अलावा याद रखिएगा मैं आई बटन में पहला वाला लिंक दे रहा हूँ, इसके अलावा क्लास तुमको अलग से ही है इसके ऊपर सब्सटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट चलिए अब एक बार हम यहां पर क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिसकंडक्ट है ये अपने आप में ही एक बड़ा खतरनाक। देखो कहता है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 सेकंड शेड्यूल makes it an act of misconduct for a company secretary to express an opinion on any report, statement of business or enterprise in which he or her, his firm or partner or his firm has substantial interest। ये पढ़ना जरूर, unless disclosure of interest also in such report। ये नहीं कह रहा हूं भाई, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जरूर पढ़ना, आई एम 100% श्योर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कोई गड़बड़ी मत कर जाना, ठीक है, बताना पड़ेगा। सच रिस्ट्रिक्शन विल बी पुट
report on guards against the possibility of an impairment of the independence of the professional signing the report. फिर यहाँ पे देखो कुछ बातें और बोला साथ में, कहता practicing company secretary may face a conflict of interest situations while performing the professional services. A conflict of interest casts a threat to the objectivity and may create a threat to the other fundamental principles. Threats may be created when professional provides a professional services related to the particular matter for two or more clients whose interests with the respect of that matter are conflict. समझना, इसके भी केसेस नीचे बता रखे सारे। जैसे दो एंटिटीज हैं, मैंने जैसे पहले बताया था आपको, ए लिमिटेड, ध्यान से सुनो, और बी लिमिटेड, ये दोनों ही टारगेट कर रही है किसको? सी लिमिटेड को, फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन। किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ, अरे चल जा भाई, फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन। अब पर्पस ऑफ एक्विजिशन, अब समझना ध्यान से, पीसीएस की एक फर्म है जिसके पास दोनों ने अप्रोच किया और बोला भाई हमको ना ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट तैयार करके दे दो, किसके ऊपर? सी के ऊपर। तो बोलो यार तो दिक्कत आ जाएगा रे, दोनों ही पड़े हुए मेरे, दोनों मेरे क्लाइंट हैं, दोनों एक के पीछे पड़े हुए हैं। कौन है वो? सी लिमिटेड। बोलो अब क्या करें? तो यहाँ तो क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे कॉम्पीट नहीं हो गए, ए और बी एक दूसरे कॉम्पीट कर रहे हैं और उनको सर्विसेज कौन दे रहा है? पीसीएस। सो ऐसे केसेस में क्या बोले हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, चांसेस हैं भाई किस बात के, कि कहीं ना कहीं आपका जजमेंट जो हो सकता है, प्रोफेशनल जजमेंट, वो डिस्टर्ब हो सकता है। इंटरेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर मैटर, अब वो या फिर खुद ही इंटरेस्टेड होता, एंड इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट फॉर whom the professional services related to that matter are in conflict। भैया हो सकता है प्रोफेशनल को लोन शोन लिया रखा है, पैसा ले रखा है ना, या हो सकता है उसने इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ हो उस क्लाइंट के बिजनेस में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है, एन ऑडिटर शैल नॉट अलाउ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू कंप्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट। एग्जांपल समझते हैं, जैसे अब ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था तुमसे, जब मैं कह रहा था कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस टॉपिक को यहाँ डालने की जरूरत क्या पड़ गई थी इन्हें। ये देखो, ये पूरी की पूरी लिस्ट डिस्कस की हुई है, कि उन बच्चों को दिखा रहा हूं जो कह रहे हैं कि सर ये वाला टॉपिक कैसे रह गया, कोई क्या सोच रहा है तो करा दिया है ये। ऑडिट फीस एंड एक्सपेंसेस, जब मैं कह रहा था ऑडिट फीस एक्सपेंसेस में, इस बात को उन्होंने कंसीडर क्यों कर लिया है मुझे समझ में नहीं आया, बट बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक यहाँ नहीं, आगे डिस्कस किया जाएगा, वो ये यहाँ पर है। आओ फटाफट से समझते हैं ट्रांजेक्शन्स को। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बार बार बोल रहा हूँ, छोड़ मत देना, मैं कभी बोल के दे रहा हूँ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसके अंदर। आओ सर, आप कहते हैं इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ये वाला कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, तुम्हारी मर्जी, पर बाद में मत बोलना कि सर आपने पढ़ाया तो सब कुछ था। चलो आओ, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज। अब ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज क्या हो सकता है? कोई मर्जर है, एक्विजिशन है, अमलगमेशन है, इस तरह की सर्विसेज दे रहा है वो कौन? पीसीएस। और जिनको दे रहा है वो दोनों ही, जिन क्लाइंट्स को दे रहा है वो दोनों ही क्लाइंट्स आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। Providing transaction advice services to a client seeking to acquire an audit client of the firm, where the firm have obtained the confidential information during the course of the audit that may relevant to the transaction। अब दोनों के लिए है ना, इधर से इंफॉर्मेशन ले रहा है। ट्रांजेक्शन ऑडिट, ट्रांजेक्शन एडवाइस सर्विसेज का मतलब मर्जर से रिलेटेड है, एक्विजिशन से रिलेटेड है या अमलगमेशन से रिलेटेड है, जहां पीसीएस अपनी सर्विसेज देता है। फिर ऑडिटिंग कंपैरेटिव क्लाइंट्स, आपस दो क्लाइंट्स हैं जिनके अंदर क्या लिटिगेशन चल रही है दोनों के बीच में, और वो दोनों ही आपके क्लाइंट्स हैं। ऑडिटिंग टू क्लाइंट्स दैट एट द सेम टाइम हु आर कॉम्पिटिंग टू एक्वायर द सेम कंपनी या कंपनी वेयर द ऑडिट रिपोर्ट माइट बी रिलेवेंट टू द पार्टीज कंपीटिंग प्रोविजंस। या डिस्प्यूट, अगर लीगल डिस्प्यूट, पहले वाला एग्जांपल पहले भूल गया मैं, लिटिगेशन वाला, कॉम्पिटिशन वाला एक्विजिशन से रिलेटेड है, ठीक है, या लीगल डिस्प्यूट है दोनों के बीच में। क्लाइंट रिगार्डिंग द सेम मैटर व्हेन लीगल डिस्प्यूट विद ईच अदर। आपका क्लाइंट समझ रहे हो ना, कि आपका क्लाइंट, दो क्लाइंट्स है, दोनों एक दूसरे से लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, वो दोनों आपके क्लाइंट्स हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट फॉर लाइसेंस एंड लाइसेंसी। अब जिसमें दिक्कत क्या है कि आप लाइसेंसी को आप हेल्प कर रहे हो कैसे, कि भैया लाइसेंसर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करने के लिए बता रहे हो। प्रोवाइडिंग एन ऑडिट रिपोर्ट फॉर लाइसेंसर ऑन रॉयल्टी ड्यू एंड अंडर अ लाइसेंस एग्रीमेंट व्हेन एट द सेम टाइम एडवाइजिंग द लाइसेंसी ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द अमाउंट पेबल। क्या भाई तू सही दे रहा है, चिंता ना कर। आओ देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां बताते हैं। इफ द थ्रेट क्रिएटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट is not an acceptable level, auditor shall apply the safeguard
to eliminate the threat or reduce it to the acceptable level. If safeguards cannot reduce the threat to an acceptable level, auditor shall decline to perform the audit or shall terminate the relevant relationship or dispose of the interest of eliminate threat or reduce it acceptable level. जैसे सपोज अगर किसी एंटिटी में उसने इन्वेस्ट किया हुआ है और उससे लगता है कि इससे उसका है ना कहीं इंटरेस्ट अटैच हो रहा है, तो वो क्या करे, एलिमिनेट कर दे ताकि वो रिलेशनशिप जो बनी हुई है वो ना रहे. जैसे आप सपोज करो मैं ए लिमिटेड के लिए भी और बी लिमिटेड के लिए भी दोनों को अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, दोनों ही एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही हैं, और ये मेरे पर्टिकुलरली क्या क्रिएट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ क्रिएट हो गया है. अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं, बिकॉज मैं अगर एक को सर्विसेज देता हूं तो कहीं ना कहीं देखो प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो इम्पेयर हो सकता है. इन दैट केस मैं या तो क्या काम करूं, मैं विड्रॉ कर लेता हूं ए लिमिटेड से, या फिर अगर मान लो मैंने किसी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मैं अपनी होल्डिंग कम कर सकता हूं. याद रहेगा. Now, before accepting a new client relationship, engagement, or business relationship, an auditor shall take a reasonable step to identify the circumstances that might create a conflict of interest, including the identification. Of course, हम लोग जानते हैं ना कि पहले आप कोई भी क्लाइंट आप क्लाइंट की डिटेल सारी लेते हैं ताकि आपको एक बार पता लग जाए कि आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ना हो. उसके लिए क्या करना है, नेचर ऑफ द रिलेवेंट इंटरेस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व्ड एंड द नेचर ऑफ सर्विसेज एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर रिलेवेंट सर्विसेज. Now, ये भी important बात है. It is expected that auditor shall not have any conflict of interest with auditor. If auditor has any interest, it is the duty of auditor to disclose its interest, conflict of interest to auditor before accepting the audit engagement. Mandatory भाई नहीं कहता professional misconduct. Now again disclosing में भी याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना है. जैसे यहाँ पे कहते हैं डिस्क्लोजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यू हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विदाउट द प्रॉपर और स्पेसिफिक अथॉरिटी अनलेस देयर इज अ लीगल और प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी टू डिस्क्लोज. याद रखिएगा इस बात का. यूजिंग इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल एडवांटेज, बोला चला इंफॉर्मेशन निकाल जा रहे हो, यूपीएसआई कर रहे हो, नहीं अलाउड है. यूजिंग इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, देयर प्रोफेशनल एडवांटेज और एडवांटेज ऑफ थर्ड पार्टीज या इनएडवर्ट डिस्क्लोजर्स information. That's a problem with this. ठीक है. आओ ये कह रहा है ऑडिटर शुड मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी इवन इन द सोशल इन्वायरमेंट. जैसे जनरली प्रॉब्लम आता है, ध्यान से रखना. द ऑडिटर शुड बी अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवर्ट डिस्क्लोजर particularly in the circumstances involving long association with the business associates or relatives. Information disclosed by a prospective client या confidentially within the firm, या हम बोलेंगे यहाँ पर कंट्रोल ऑफ स्टाफ जो आपका टीम है वो गड़बड़ ना कर दे. देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्लॉज के अंदर साफ क्लॉज फर्स्ट पार्ट फर्स्ट ऑफ सेकंड शेड्यूल, company secretary provides that a company secretary in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if the member discloses information acquired in the course of professional engagement to any person other than the auditee, so engaging him without the consent of auditee or otherwise as required under the law. फिर देखो, during the course of audit, auditor verifies the inspect various documents, evidences, representation to form an opinion, to give a report. These may be a confidential and privileged information and remain in the possession of the auditor and shall not be disclosed without express implied नहीं मान लिया है, express होना चाहिए आपको, in writing में आपको permitted हो. Now, if permitted by auditor may disclose or share the information with any other person as may be specifically allowed by auditee. There may be a different types of audit. Suppose करो एक बार के लिए ऑडिटर ना किसी एक्सपर्ट एक्सटर्नल एक्सपर्ट की असिस्टेंस लेना चाहता है फॉर पर्टिकुलर ऑडिट, अपनी जो एक्टिविटी ऑडिट की एक्टिविटी में एक्सपर्ट की असिस्टेंस लेना चाहता है, तो वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा, उसको डायरेक्टली कर दे, नहीं कर सकता. क्या करना पड़ेगा इस बात के लिए, उससे कंसर्न लेनी, मतलब इन राइटिंग है ना, अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी वो कर सकता है. In case of a company, secretary auditor is appointed by the board. Therefore, it may be authorized by the board whether the auditor can disclose any confidential information. अब एग्जाम में क्वेश्चन घूम के आ सकता है ऐसा, ध्यान रखना इस बात का कि बोला ठीक है, बोला अपॉइंट किसने किया था आपको, बोर्ड ने, ठीक है. आपने कहा कंपनी के अंदर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है वो केएमपीज भी होते हैं, तो ऑडिटर ने एमडी ने परमिट कर दिया उसको कि एमडी ने कहा क्या कि भाई तू कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बात इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आप जिस पर्टिकुलर पर्सन को मैं ऑथराइज कर रहा हूँ उसके साथ शेयर कर सकते हैं.
वो इफेक्टिव नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको कौन इफेक्टिव माना जाएगा, जब उसको कहो कि उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो परमिट करे, कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, याद रहेगा। Another case, it may be possible that the board has authorized a director in this regard to give such authorization and permission to give the auditor. Therefore, a director will become the specifically authorized authority. Important क्वेश्चन है, ग्रीन में पैक पहले कर रखा है, छोड़ मत देना भाई, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माफ कर दो। अगर डिस्क्लोज करते भी हो और डायरेक्टर ने अगर ऑथराइज किया हुआ है स्पेसिफिकली किसी और डायरेक्टर को, तो वो भी माना जाएगा वैलिड, लेकिन अगर नहीं है तो तब डायरेक्टर ही स्पेसिफिक अथॉरिटी है। Likewise, in case of LLP, business partner or any other person authorized by the LLP in this regard, auditor shall maintain the confidentiality even the social environment. The auditor shall alter to the possibility of inadvertent disclosure, particularly in circumstances involving a long association। ये हमने डिस्कस कर लिया है। ये हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, इसलिए कह रहा हूँ इनको ध्यान से देखना है, बस इनमें ही क्वेश्चन छुपा हुआ है और बार बार में बीच में कुछ बात को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको रीड कर रहा हूँ। If during the course of audit and forming opinion auditor uses decision on the judicial authority, it will not be treated as use of sharing। ये भी इंपॉर्टेंट बात है इतनी सी। कोई पर्टिकुलर जुडिशियल ओपिनियन है, ठीक है, जो जुडिशियल अथॉरिटी का यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे यूज करना, डिसीजन है, जैसे फेमा के अंदर, आरबीआई के अंदर है ना, कोई पर्टिकुलरली मैटर अराइज हुआ और जुडिशियल अथॉरिटी ने अपना उस पर कोई डिसीजन दिया है, तो उस डिसीजन को अगर वो लिख रहा है यहाँ पर, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या नहीं मानेंगे, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, ऑडिटर शैल ऑल्सो टेक अ ड्यूली साइन नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट फ्रॉम द पर्सनल हु हैव एक्सेस टू द सच कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। फ्रॉम पर्सनल, अपना लोगों को भी याद रखिएगा, बाउंड करेगा एनडीए एग्जीक्यूट करके, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करके। ऑडिटर का टीम तो एक्सेस करेगा ना इंफॉर्मेशन, तो बात याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑडिटर का ही बना रहेगा, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को ऑडिटर के पर्सनल से मिसयूज कर लिया तो याद देखिएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑडिटर का ही रहेगा, लेकिन ऑडिटर अब इनसे क्लेम कर सकता है जो उसके पर्सनल से अगर एनडीए को ब्रीच किया है। ऑलराइट सर, चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, पहली बात तो चेंजेस अलाउड नहीं डायरेक्टली, लेकिन हो सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में अगर चेंजेस आ जाते हैं तो हम टेस्ट करेंगे कि वो कहीं ना कहीं ऑडिटर के जो वो अपना ओपिनियन ड्रॉ करेगा, क्या वो एक सही एश्योरेंस दे पाएगा, अगर लगता है नहीं दे पाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको, किसको, चेंज को। भाई देखो, a change may not be considered reasonable if it appears that change relates to information that is incorrect, incomplete, otherwise unsatisfactory. For example, where auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding labor law compliance by a company, an appointing authority asks for audit engagement to be changed. A review engagement to avoid a modified opinion or disclaimer of opinion. तो वो क्यों कर रहा है, ताकि है ना लेबर लॉ के कंप्लायंसेस मान लीजिएगा आपको नहीं मिल पा रहे, उसके लिए क्या कर रहा है, और स्कोप ऑफ ऑडिट में आप क्या आ रहा था वो, और मैनेजमेंट क्या कर रहा है, आप इसको कवर ना करें, बोला आप तुम चेंज कर रहे हो, चेंज करोगे तो इससे इंपैक्ट आएगा, तो वो यहां पर उसको एक्सेप्ट ना करे उसको। ठीक है, अब ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, देखो इंपॉर्टेंट चीजें, लेकिन ऑडिटर शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशंस व्हाइल एक्सेप्टिंग चेंज। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि अगर ऑडिट एंगेजमेंट चेंज हो रहा है, केस में ऑडिट चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट में अगर चेंजेस आ रहा है तो ऑडिटर बात, तो चार बातों का ध्यान रखें खास। पहला, ऑडिटर शुड नॉट एग्री टू चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट व्हिच रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोवाइडेड अंडर एनी स्टैट्यूट। स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोवाइडेड अंडर एनी स्टैट्यूट, सपोज अगर एमजीटी 7 साइन करने के लिए उसे थॉरली एनुअल रिटर्न्स को एग्जामिन करना पड़ेगा, और वो एग्जामिन करके ही वो एक सही एश्योरेंस दे सकता है। और अगर ऑडिट एंगेजमेंट में चेंज किया गया जिससे क्या हो रहा है, स्कोप ऑफ ऑडिट रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो भाई जय हो, फिर हम नहीं करेंगे, मतलब इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ, अगर मान लीजिएगा चेंज हो गया, if audit engagement is changed, when it is expected that auditor may have to issue modified report, such type of change क्या करा है, should be resisted, बात सुना रहा है, resist, या फिर ऐसे, क्योंकि रीजन है मॉडिफाइड अगर ओपिनियन ही हो जाएगा, अब तक तो सब कुछ फेयर चल रहा था और इसी चेंज हो गया, मैंने कहा से अभी हमने देखा ऊपर लेबर लॉ के कंप्लायंसेस आप इंश्योर ही नहीं कर पा रहे हो,
ठीक है, क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो ऐसे केसेस में आपने ऑडिट एंगेजमेंट चेंज हो गया, टर्म चेंज हो गया, मान लीजिएगा आपने कंटिन्यू कर रहे हो और वो कंटिन्यू करने से क्या हो रहा है, उसका चेंज का इंपैक्ट क्या है, आपका ओपिनियन जो है वो मॉडिफाई हो रहा है, तो भैया ऐसे को रोकना चाहिए, रेसिस्ट करो, रेसिस्ट। कहता है एनी रिक्वेस्ट टू चेंज टू अवॉइड और सर्कमवेंट अनफेवरेबल ऑडिटर रिपोर्ट इज आल्सो अनजस्टिफाइड। पता लगता है कि चेंज क्या कर रहे हैं, चेंज जैसे मान लीजिएगा कोई ऑडिट एविडेंस अगर मिल जाता है तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो जाएगा, मतलब ऑडिटर का। अब यहाँ पे कर रहे हैं, अगर मान लीजिएगा कहता है एनी रिक्वेस्ट टू चेंज टू अवॉइड, चेंज टू अवॉइड की जा रही है, और सेकंड वन अनफेवरेबल ऑडिटर रिपोर्ट इज आल्सो बी अनजस्टिफाइड। क्यों कर रहे हैं, ताकि क्या है, जो ऑडिटर का अनफेवरेबल रिपोर्ट है वो चेंज हो सके, वो भी नहीं कर सकते हैं आप। If all terms of audit engagement are changed before the completion of audit, auditor should not disregard the evidence obtained prior to the change in the scope of audit. अब ध्यान सुनना, अगर और चेंज भी हुआ है तो साथ के साथ ऑडिटर उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, एंगेजमेंट चेंज हो रहा है, किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ही मस्ट हैव, इस एग्जांपल दे रहा हूं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट, ये मैंडेटरी है, रीजन होना जरूरी है वहां पे, ठीक है। ये चार बातें याद रखिएगा, जब चेंज हो रहा है ऑडिट एंगेजमेंट में तो ये प्रिकॉशंस ऑडिटर को फॉलो करने चाहिए। बाकी यहां से जो चैप्टर है वो एंगेजमेंट लेटर की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर स्टार्ट होता है। एनीवेज, अब मेरी बात सुनो पहले, ये ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इस चैप्टर को एक बार वापस सॉल्व रिवाइज करना, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट छोड़ना मत, और इसी चैप्टर का आज हम टेस्ट करेंगे। आज जो कर सकते हैं गुड, आज नहीं कर पाते हैं तो कल इसका टेस्ट लेंगे। अब हो सकता है कि बच्चा इस क्लास को 3 या 4 दिन बाद देख रहा हो सोकर उठकर, ठीक है। तो भाई आज और कल का मतलब यहाँ पर है कि एनआर के 9 के व्हाट्सएप पर रेगुलरली स्केड्यूल मेंटेन करते हैं, वहां जाके देखिएगा स्टेटस पे, वहां पर आपको मिल जाएगा स्केड्यूल। नहीं मिलता है अलग से तो आप डिमांड कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट मिस मत करना। किसी भी टॉपिक को अच्छे समझने के बाद में लिख के प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टेस्ट मिस मत करना। नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी का, गुड बाय, टेक केयर।